चुड़ैल का इंतकाम। भागवत में आपने पढ़ा कि मयंक अपने दोस्त की शादी में उसके गांव जाता है। जहां पहुंचकर देखता है कि उसका दोस्त राजीव वहां नहीं है, तो वो उसे लेने अपने गांव वापस आता है, जहां उसे रास्ते में एक औरत मिलती है। अब आगे की कहानी। चुड़ैल का इंतकाम भाग 2। उसने आव देखा ना ताव मोटरसाइकिल को फरारी के इंजन की तरह भगाता हुआ हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। अब वह उस अजनबी हसीना के गांव से काफ़ी आगे आ चुका था। उसके मन में अभी भी ख्याल आ रहे थे कि आखिर वह औरत कौन थी। अचानक उसे ऐसा क्या हो गया जो मुझे पीछे पलटकर देखने को मजबूर कर रही थी। क्या वह सच में चुड़ैल या कोई बुरा साया था, जैसा कि एक दफ़े दादाजी का भी सामना हुआ था। जिस तरह से वह मोटरसाइकिल को बिना रुके गायब हो गई, उससे तो यही लगता है कि वह हो न हो चुड़ैल ही थी। मयंक के दिमाग में बस यही सब ऊट पटांग विचार आए जा रहे थे। वह इस ठंड के मौसम में भी पसीने से तरबतर हो चुका था। शुक्र है कि मुझे दादाजी की वह बात ध्यान में रही और मैं उस औरत नहीं, वो औरत नहीं, चुड़ैल के कहने पर पीछे नहीं पलटा। यह कहते उसने हनुमान जी को इसका आभार व्यक्त किया और वह अब अपने गांव आ चुका था। वह जैसे ही अपने घर पहुंचा, वहां उसकी नज़र राजीव रंजन पर पड़ी, जो उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। उसे देखते ही राजीव बोल पड़ा, तुम मुझे बिना लिए क्यों चला गया था? वो मैं भूल गया था। ऐसे कैसे भूल गया बे? जब दोनों की बात हुई थी साथ में जाने की। राजीव की बात को अनसुना करते हुए मोटरसाइकिल की चाबी उसके हाथ में थमाते हुए बोला, ये ले चाबी और तू जा। राजीव उसके हाथ के स्पर्श मात्र से चौंक जाता है और बोलता है, अरे तेरा बदन इतना ठंडा कैसे है और तू इस ठंड में भीगा कैसे है? तबीयत ठीक तो है ना तेरी? इतना सुनने के बाद मयंक बिना कुछ जवाब दिए अपने कमरे के दरवाजे को बंद करके अंदर चला जाता है। राजीव के कुछ समझ में नहीं आया कि वह इस तरह से अजीब हरकतें क्यों कर रहा है। राजीव वहीं खड़े खड़े खुद से बड़बड़ाता है, ये मयंक को क्या हुआ? ये फिर अपने नाम के अनुरूप किसी यंत्र की तरह बिना किसी कारण के बिगड़ जाता है। उसका शरीर ठंड और पसीने से तरबतर था। मुझे तो लगता है ज़रूर इस बार भी यह वहाँ शादी में किसी से लड़ झगड़ कर आया होगा। खैर कोई बात नहीं, कल उससे उसके हालात जान लूँगा। मुझे अब जल्द वहाँ शादी में जाना होगा, नहीं तो मुझे खाली पेट ही सोना पड़ेगा। यह कहते के साथ उसने मोटरसाइकिल में चाबी घुमाकर स्टार्ट करते हुए अपने दोस्त के बारात की ओर रुख करता है। लगभग 15 मिनट में ही वह वरुणा नदी के समीप आ जाता है। उस पुल के ख़त्म होने के बाद वहाँ से 3 रास्ते 3 दिशाओं की तरफ जा रहे थे। वह इस रास्ते की तरफ बहुत कम आया था, जिसकी वजह से उसके समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे कौन सा रास्ता पकड़ना चाहिए। वह वहीं उस 3 मुहने पर खड़ा होकर माइलस्टोन मील का पत्थर पड़ने लगा कि तभी उसे किसी की छाया दिखती है, जो कि एक झटके से ही सड़क को क्रॉस कर जाती है। उस साया के गुजरते ही उसकी बाइक की हेडलाइट अपने आप ऑफ हो जाती है। यह देखकर वह और भी घबरा जाता है। वह डरकर अपनी मोटरसाइकिल को साइड स्टैंड पर खड़ा करके मील के पत्थर के पीछे दुबक जाता है। वह देखता है कि उस साये के हाथ में लालटेन जल रही है। वह उसी की तरफ आ रही है। वह आदत के अनुसार फिर खुद से बड़बड़ाता है, ओह, यह कैसे संभव हो सकता है? कोई व्यक्ति पल भर में सड़क कैसे पार कर सकता है, वो भी हाथ में लालटेन लिए? अभी उसने यह कहा ही था कि वह साया ठीक उसके सामने था। काले रंग की साड़ी से वह औरत सिर से पांव तक ढकी हुई थी। उसका घूंघट इतना लंबा था कि उसकी छाती तक आ रहा था, जिसकी वजह से चेहरा देखना असंभव ही था। उसके समीप आते ही राजीव को ठंड अब ज़्यादा महसूस होने लगी थी। यह वही साया था जिसका थोड़ी देर पहले मयंक सामना कर चुका था। एक रात में इस चुड़ैल को अपना दूसरा शिकार मिला था। इससे पहले कि वह साया राजीव की हरकतें समझ पाती, उसने ऐसे नाटक किया जैसे वह उस मील के पत्थर के पीछे लघु शंका कर रहा हो। राजीव अपने आप को सामान्य करता हुआ मील के पत्थर से ऐसे बाहर निकला जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। राजीव ने उससे बात करनी चाहिए, लेकिन इससे पहले कि राजीव कुछ कहता, वह बोली, बाबू, अकेले कहाँ जा रहे हो?
मैं यहाँ से आधे घंटे की दूरी पर एक गांव है, इसका नाम मुंदीपुर है, वहाँ जा रहा हूँ। वहाँ मेरे एक दोस्त की शादी है। लेकिन तुम इतनी रात यहाँ क्या कर रही हो? मैं पानी की धारा को खेत की तरफ मोड़ने आई थी। अब वह काम करके वापस जा रही हूँ। क्यों, तुम्हारे घर में कोई मर्द नहीं है क्या? कोई होता तो फिर मैं यहाँ क्यों भटकती इतनी रात को? बाबू, तुम्हें डर नहीं लगता? इतनी रात को सुनसान जगह से होते हुए अकेले ही जा रहे हो? अरे मेरी छोड़ो, यह सवाल तो मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ। बाबू, मुझे किसी का भी डर नहीं। ना मेरे आगे कोई है, ना मेरे कोई पीछे। अब मेरा कोई चाह कर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी बातें मेरी समझ से परे हैं। ये बताओ तुम्हें किधर जाना है? मैं छोड़ता हुआ चला जाऊंगा। आप जिस गांव जा रहे हो वहां से 5 किलोमीटर पहले एक गांव पड़ता है, वहां जाना है मुझे। यह सुनते राजीव उससे बोलता है कि ऐसा करो कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और मेरी मदद भी हो जाएगी। वह औरत रूपी चुड़ैल बिना किसी हिचकिचाहट के और बिना कुछ बोले बाइक पर सवार हो जाती है। यह थोड़ा राजीव को अजीब सा लगता है, पर वह कुछ नहीं बोलता और बाइक को स्टार्ट करने के बाद कहता है, यहाँ से तो 3 रास्ते जा रहे हैं, हमें किस रास्ते से में जाना है? वो जो सबसे किनारे वाला रास्ता दिख रहा है ना, जहाँ शुरुआत में पीपल का पेड़ है, वहीं से ले लो। लेकिन मैं जब पिछले साल आया था तब इस बीच वाले रास्ते से उस तरफ गया था। वो सही कहा आपने। पहले वही रास्ता था, लेकिन अब उस रास्ते पर गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से दोनों को परेशानी होगी। ठीक है, जैसा आप कहो, वैसे भी आपको ज़्यादा पता होगा। राजीव ने बाइक उस पीपल के पेड़ के रास्ते की तरफ घुमा दिया और चल पड़ा। अभी कुछ दूर तक ही चला था कि उनकी बाइक की हेडलाइट, जो थोड़ी देर पहले अपने आप बुझ गई थी, लाइट अपने आप ही जलने लगी। अब उसे और भी ज़्यादा अजीब लगा। फिर उसने उस चुड़ैल से बात करनी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे वह उस रास्ते पर बढ़े जा रहा था, वह कुछ अजीब से ही जवाब दे रही थी। लेकिन राजीव ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आपको अनजान व्यक्तियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वह चुड़ैल बोली, मैं यहाँ वर्षों से आती जाती हूँ। मुझे जो इंसान एक बार देख लेता है, वह मरने के बाद भी नहीं भूलता। नहीं, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। ओह, तो इतनी खूबसूरत हो आप। यह कहते के साथ नासमझ राजीव हंस पड़ता है। जब राजीव शांत होता है तो वह चुड़ैल कहती है, तो चेहरा नहीं देखना चाहोगे मेरा? क्या फ़ायदा, आपने घूंघट की जगह यह चादर जो ओढ़ रखी है, कोई कैसे देख पाएगा? तुम बोलो तो हटा दूँ ये घूंघट? नहीं, रहने दो। किसी ने बेकार में देख लिया तो बात का बतंगड़ बना के रख देगा। यह सुनते इस बार वह गुर्रा के बोली, तुम लोग समझते क्या हो अपने आप को? मैं देखती हूँ कि तू कैसे नहीं देखेगा। अजीब सी आवाज़ में राजीव ऐसे जवाब सुनकर स्तंभ सा रह जाता है। वह सोचता है कि ना जाने किसको आज साथ ले लिया है, और वह बिल्कुल शांत होकर बाइक चलाने लगता है और अपने आप में सोचता है, हे भगवान, ये औरत है या कोई बला है? कब और कितनी जल्दी मैं इसके गांव छोड़ दूं ताकि इससे पीछा छूटे। लेकिन अब उसे क्या पता था कि वो कैसी बला को अपने साथ लेकर अनजान मंजिल पर निकल पड़ा है, जहाँ से एक बार जाता तो इंसान ही है, लेकिन वापस जब आता है तो उसके साथ अपना शरीर नहीं होता। ओह, जल्दी से बाइक रोको, मेरा दुपट्टा नीचे गिर गया है। यह कहते हुए वह चुड़ैल राजीव के कमर को ज़ोर से खींच लेती है। अरे यार, अब ये क्या बला है? अच्छा, पहले मेरी कमर को छोड़ो, मैं रोक कर देता हूँ तुम्हारा दुपट्टा। राजीव अगले ही पल अपनी बाइक सड़क के बीचों बीच रोक देता है और तभी उसे ख्याल आता है कि वह औरत झूठ बोल रही है। वह उसे डांटते हुए पीछे पलटकर बोलता है, अरे बेवकूफ़, तूने मुझे गधा समझा है? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तेरे पास कोई दुपट्टा वुपट्टा नहीं है, क्योंकि तूने काले रंग की साड़ी पहनी हुई है।
लेकिन उसे कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती। तो वह बाइक में बैठे बैठे ही पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। राजीव बहुत घबरा जाता है और तुरंत बाइक को साइड स्टैंड में लगाकर अपने चारों ओर देखता है, पर कोई नहीं दिखाई देता। अरे, ये औरत कहाँ गई? अभी तो कह रही थी कि उसका दुपट्टा गिर गया है। भला चंद सेकंड्स में कहाँ गायब हो सकती है? कहीं वो चुड़ैल तो नहीं? हे भगवान, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। उसने अपने मुंह से चुड़ैल शब्द निकाले ही थे कि उसने देखा कि सड़क के किनारे पीपल का पेड़ था। वहाँ उसे कोई आकृति दिखाई दी। ओह, मैं तो खामखा ही डर गया था। शायद उस औरत को शौच लगी हो, इस वजह से उधर जा रही हो। बेचारी शर्म के मारे मुझसे कुछ कह ना पाई हो और दुपट्टे के गिरने का बहाना बनाया ताकि मैं बाइक रोक सकूं। यह कहने के साथ उसने अपनी खोपड़ी को हल्के से अपनी हथेली से मारा और उसके वापस आने का इंतज़ार करने लग गया। जब काफ़ी देर तक वह महिला लौट के नहीं आई तो वो बोला, ओह, काफ़ी देर हो गई है, कहीं वो महिला किसी परेशानी में तो नहीं है, मुझे चलकर देखना ही होगा। यह कहकर राजीव उस पीपल के पेड़ की तरफ चल पड़ा। अगले ही पल वह पीपल के पेड़ के करीब था। उसने पीपल के पेड़ के चारों तरफ सूक्ष्म निरीक्षण किया, लेकिन उसे वह महिला कहीं नहीं मिली। वह थककर पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया कि तभी अचानक उसके चेहरे पर कुछ तरल पदार्थ सा गिरा। उसने उसे छूकर सूंघने की कोशिश की तो बहुत तेज़ बदबू सी आई। उसने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन करने के बाद देखा तो उसके होश फाख्ता हो गए और वह चीख पड़ा, खून! यह तो खून है, लेकिन यह कहाँ से? यह कहते ही उसने अपनी खोपड़ी ऊपर की तो देखकर अवाक रह जाता है कि ऊपर काली साड़ी में कोई औरत गले में फांसी का फंदा लगाकर लटकी हुई थी। उसकी जीभ उसकी ठुड्डी से नीचे तक लटक रही थी, जिससे खून का रिसाव चालू था और वही खून की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ी थीं। उसने फिर ध्यान से देखा तो उस औरत के पांव बिल्कुल विपरीत दिशा में मुड़े हुए थे। वह औरत ऊंचाई पर लटकी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी टांगों को वह आसानी से देख पा रहा था। वह घबराकर वहाँ से भागने को होता है कि तभी उसको ठोकर लगती है और औंधे मुंह गिर पड़ता है। लेकिन जैसे ही वह पलटता है उसकी नज़र फिर उस फांसी पर लटकी हुई उस औरत पर पड़ती है, जिसे देखकर वह फिर से चीख उठता है, अरे, यह तो वही काली साड़ी वाली औरत है जिसने मुझसे लिफ्ट मांगी थी और मुझे यहाँ तक ले आई थी। इसका मतलब यह कोई अबला नहीं, चुड़ैल है। उसने इतना कहा ही था कि तभी पेड़ पर लटकी चुड़ैल की आंखें खुल जाती हैं और वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। उसके ठहाके से पूरा वीराना दहल उठता है। वो जैसे ही उठकर भागने को होता है कि तभी वह चुड़ैल का जिस्म उसके ऊपर गिर पड़ता है। अपने लंबे लंबे नाखूनों से राजीव के चेहरे को किसी जंगली बिल्ली की तरह नोच डालती है। अब राजीव की चीख से वह वीराना दहल उठता है। किसी तरह वह पूरी ताकत से उस चुड़ैल को धक्का देता है और वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन यह क्या, वह लाख कोशिश करने के बावजूद भी अपने शरीर को अपनी जगह से हिला नहीं पाता। उसके बदन पर खुद उसका ही नियंत्रण नहीं रह गया था, मानो जैसे किसी ने उसके जिस्म पर अपना कब्जा कर लिया हो। वह कठपुतली की भांति वहाँ लेटे लेटे अपनी मौत का मंजर देख रहा था। वह चाहता था कि ज़ोर से चीखे और वहाँ से भाग खड़ा हो जाए, लेकिन वह अपनी बेबसी के आगे बेवश था। सिवाय सोचने के और कोई भी चारा नहीं बचा था। अगले ही पल वह चुड़ैल उसकी छाती पर बैठ जाती है और चीख कर कहती है, मूर्ख, तू नहीं, तेरी मौत यहाँ खींच कर लाई है। तेरा दोस्त अपनी चालाकी से बच तो गया, लेकिन उसने तुझे मरने के लिए मेरे पास भेज दिया है।
अब आखिरी बार अपने इष्ट देव को याद कर ले, क्योंकि मैं अब तेरे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगी। तेरे लाल लाल गाढ़े रक्त से ही मुझे तृप्ति मिलेगी। यह कहते ही वह चुड़ैल राजीव के जिस्म से वक झटके में उसके धड़ से कपड़े फाड़ देती है। राजीव अपनी मौत को इतना समीप देखकर चीख पड़ता है, अरे दुष्ट चुड़ैल, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? भगवान के लिए मुझे छोड़ दे, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। यह आवाज़ उसके हलक में काफ़ी देर से अटकी पड़ी थी। चुड़ैल ने उसे यह आखिरी मौका दिया था कि उसके आखिरी शब्द गले में ही ना अटके रह जाएं। वह बार बार खुद को कोस रहा था कि वहाँ से किसी तरह मुक्त हो जाए, लेकिन उसका हर प्रयास विफल हो रहा था। साथ साथ उसके दिमाग में यह भी चल रहा था, ओह, तो मयंक ने इस चुड़ैल का सामना किया था, जिसकी वजह से वह पसीने पसीने तरबतर था। उसने पूछने पर भी इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता। उसे अपनी इस गलती पर पछतावा हो रहा था। उसकी आंखों से अनायास ही आंसू निकल रहे थे, जो बहते बहते उसके मुंह में जा रहे थे। आज इस नमकीन आंसू के पीछे का दर्द उसे अपनी मौत से चुकाना पड़ रहा था। अगले ही पल उस चुड़ैल ने अपने नुकीले नाखून उसकी छाती में घुसा दिए और उसकी छाती चीर डालती है। राजीव असहनीय पीड़ा से तड़प उठता है और उसकी आंखें बाहर निकल जाती हैं। लेकिन वह दुष्ट चुड़ैल इतने पर भी नहीं रुकी। उसने राजीव के कलेजे को बाहर निकाला और चप 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 करके खाने लगी। राजीव अपनी एड़ियां ज़मीन में रगड़ते हुए इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। इधर मयंक बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वह बार बार राजीव के लिए चिंतित हो रहा था। वह जानता था कि राजीव को इन सभी बातों में विश्वास नहीं करता था। अब उसे उसकी जान की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। अब रह रहकर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आ रही थी कि वह औरत अचानक कहाँ गायब हो गई। क्या वह सच में चुड़ैल थी? क्योंकि ऐसा करना किसी आम इंसान के बस में नहीं था। यही सब सोचते सोचते वह रात के किसी वक्त नींद के आगोश में समा गया। उसे वह चुड़ैल सपने में दिखाई दी, जिसमें वह उसके दोस्त राजीव की ओर चली आ रही थी। लेकिन करीब आते ही उसके रूप में भयावह परिवर्तन होता है, जिसके बाद वह खून पीने वाली एक भयानक चुड़ैल बन जाती है, जिसके हाथों के नाखून खंजर के जैसे तेज और दांतों की पंक्ति में से आगे के 2 दांत चमगादड़ के जैसे तेज और बड़े थे, जो खून में डूबे हुए थे, और आंखों का रंग गहरा लाल, बिल्कुल खून की तरह, और निर्दयता से भरी हुई थी। यह सब देखकर मानो जैसे कि राजीव की सांसें थम चुकी थीं और वह चुड़ैल धीरे धीरे राजीव के नज़दीक आ रही थी। लेकिन राजीव एक लाचार पेड़ के कटे तने के जैसे ही असहाय महसूस कर रहा था और अपने आप को हिला भी नहीं पा रहा था। वह चुड़ैल राजीव के नज़दीक आ जाती है और वह उसके हाथ को ज़ोर से पकड़कर अपने तेज़ धार वाले दांतों को गड़ा देती है और खून पीने लगती है। राजीव अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है और बहुत चिल्लाने की भी, पर पूर्ण रूप से असफल रहता है और उसकी सांसें धीरे धीरे उखड़ जाती हैं। यह भयावह दृश्य देखने के बाद मयंक की नींद खुल जाती है और ज़ोर से चीखता है, बचाओ, कोई राजीव को उस चुड़ैल के हाथों बचाओ। वह अपने चारों ओर देखता है और फिर उसने अपने हाथ को देखा, पर उसे हर एक चीज़ साधारण नज़र आई। तो फिर कहीं उसकी सांस में सांस आई। वह सोचता है कि यह सब उसका भ्रम था और वह पुनः सो जाता है। लेकिन जब वह सुबह उठता है तो उसे कुछ कमज़ोरी सी महसूस होती है। लेकिन वह कुछ ज़्यादा सोचे बिना जल्दी से राजीव को कॉल लगाता है, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ होने की वजह से बात नहीं हो पाती।
वह फ्रेश होकर जैसे ही बरामदे में जाता है तो उसकी नज़र वहाँ मेज़ पर पड़े अखबार पर पड़ती है, जहाँ अखबार का पृष्ठ संख्या 3 खुला हुआ था और ख़बर छपी थी, भटकती चुड़ैल का एक और शिकार। इस खबर को विस्तृत में पढ़ता है। 22 वर्षीय नवयुवक वर्णी नदी के पास संदिग्ध स्थिति में मौत। युवक पास के ही अरन ग्राम का निवासी माना जा रहा है। लाश पास के ही खेत में एक पीपल के पेड़ से लटकी हुई पाई गई। लाश की स्थिति इतनी बदतर थी कि उसके कुछ अंग शरीर से मौके वारदात पर नदारद थे। इसकी मौत की वजह कुछ लोग जंगली पशुओं को दे रहे हैं, तो कुछ लोग अंग तस्करी का हाथ बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ स्थानीय निवासी इसे उस चुड़ैल का प्रकोप बता रहे हैं जो अक्सर रात्रि को इस वीराने में लालटेन लेकर भटकती रहती है। कहानी का अगला पार्ट आपको बहुत ही जल्द सुनने को मिलेगा। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताएं। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सपोर्ट मी।